वेलकम बैक टू टैक्स सीजन 2025। नमस्ते ओपी सर, वेलकम बैक। नमस्ते जय। सर आज बात करते हैं हम आईटीआर फॉर्म पे जो कुछ चेंजेस आए हैं, काफी सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शन से रिलेटेड चेंजेस आए हैं, तो ये चेंजेस क्यों आए हैं, पहले आप ये बताएंगे? जय, आपने सुना होगा कि पिछले सालों में डिपार्टमेंट ने बहुत सारे बोगस या एक्सेसिव क्लेम एग्जामिशंस और डिडक्शन के देखे हैं। तो इस साल कंप्लायंस को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया है, जिससे टैक्स पेयर्स जिन एग्जामिशन और डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे। अब तो आपको पता है कि आजकल डिपार्टमेंट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, तो यदि आप ये इंफॉर्मेशन देंगे तो डिपार्टमेंट को ये आसान हो जाएगा कि आपने क्लेम सही किया है या गलत किया है, कहीं एक्सेस तो नहीं, कहीं बोगस क्लेम तो नहीं है आपका। गॉट इट। तो सर सबसे बड़ा एग्जेम्पशन तो आई थिंक एचआरए ही है। मेरे सैलरी स्लिप में भी सबसे बड़ा अमाउंट एग्जेम्पशन का वही लिखा रहता है, तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? जो एग्जाम्पशन है एचआरए का वो टैक्स एग्जाम के अंदर मिलता है, नए टैक्स एग्जाम का तो मिलता नहीं है जी। लेकिन एचआरए एग्जाम्पशन के लिए अब जो चेंजेस आए हैं, पहले क्या था कि आपको कैलकुलेट करके बताना होता था कितना आपको एचआरए एग्जाम्पशन मिलता है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ है, आप मेट्रो में है, आपका एम्प्लॉयमेंट या नॉन मेट्रो के अंदर है, आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना हुआ है, आपने एक्चुअल रेंट का पेमेंट कितना किया है, आपकी बेसिक पे कितना है, आपका डियरनेस अलाउंस कितना है, जो मैंने आपको तो प्राइवेट सेक्टर है, डियरनेस अलाउंस मिलता नहीं है जी। और चूंकि एचआरए के कैलकुलेशन में बेसिक पे और डियरनेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आपको एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी और 50% यदि आप मेट्रोज में है और 40% नॉन मेट्रोज में है बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है एलिजिबल एग्जाम्पशन कितना होता है। तो ये सारे पर्टिकुलर्स आपको अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फिलअप करना होगा। गॉट इट। और सर अभी अगर हम डिडक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन तो एटीसी ही है, ओल्ड टैक्स रेजिम। उसे कहा आपने, तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं? जो आपको पता है कि नॉर्मली लोग 80C के अंदर जो 1,50,000 का डिडक्शन है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज में, पीपीएफ में, ईएलएसएस में है। इसके बाद एनपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो मिलता है। इसके बाद यदि आपने हाउसिंग लोन का रिपेमेंट किया है प्रिंसिपल अमाउंट का, आपने रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है और उसके लिए अपना घर परचेज किया रहने के लिए और उस पर आपने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी का पेमेंट किया है, तो ऐसे बहुत से आइटम है, तो इनके ऊपर आपको डिडक्शन मिलता है एटीसी के अंदर जी। अब पहले आपको सिर्फ बताना पड़ता था कि आपको कितना डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल है, तो लगभग सभी लोग 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर लेते थे। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने यदि इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर क्या है और कितना अमाउंट एलिजिबल है, क्यों कंडीशन है उसकी। यदि आपने पीपीएफ का अकाउंट लिया है तो उसका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, यदि आपने फिक्स डिपॉजिट लिया तो उसका अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। तो अब आपको जिस भी आइटम को इंक्लूड कर रही है 80C के डिडक्शन में, उसके अंदर या तो पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। ये क्लियर करने के लिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो जस्टिफाई करता है कि आपने एक्चुअल इन्वेस्ट किया है, एक्सपेंडिचर किया है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको ट्यूशन फीस का भी मिलता है डिडक्शन। तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन तो कॉलेज की या स्कूल की रिसिट होगी तभी तो मिलेगा जी। तो यहाँ पर आपको 80C का कोई भी डिडक्शन आप क्लेम करेंगे तो आपको उसका पॉलिसी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा, जो पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी। गॉट इट। सर 80C तो समझ गए, अब 80D में जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे डिडक्शन मिलता है, तो उस पे भी पॉलिसी नंबर बताना पड़ेगा? बिल्कुल चाहिए, उसके अंदर आपको पॉलिसी नंबर बताना होगा और उसके साथ ये बताना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना अमाउंट आपने पेमेंट किया। गॉट इट। 80E के बारे में, जो एजुकेशनल लोन मेरा चल रहा है, उस पे कुछ चेंजेस?
हायर एजुकेशन लोन पर अब आपको कहाँ से लोन लिया है आपने, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से आपने लिया है, आपको नेम ऑफ बैंक और इंस्टीट्यूशन देना होगा, ओके आपको लोन अकाउंट नंबर देना होगा, ओके किस डेट को सैंक्शन हुआ वो आपको देना होगा, ओके आपको टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना है वो देना होगा, ओके एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना लोन अमाउंट आपको बचा हुआ है वो भी आपको मेंशन करना होगा, ओके और आपने इस साल कितना इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस इनकर किया है, जो इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो भी अमाउंट आपको मेंशन करना होगा। बहुत लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है ऐसा क्लेम करते हैं, कई नहीं भी करते हैं बट क्लेम कर लेते हैं, तो उसमें भी कुछ चेंजेस आई एम श्योर आए होंगे। जी पिछले सालों में डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऐसे केस डिटेक्ट किए हैं जिसमें एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी को जेन्युइन कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन लोगों ने उसका डिडक्शन सेक्शन 80 जीजीसी के अंदर क्लेम कर लिया। तो हम डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इंश्योर करने के लिए कि लोग जेन्युइन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस का ही डिडक्शन क्लेम करें, फॉर्मेट में काफी बदलाव लाए हैं। तो उसके अंदर आपको देना होगा कंट्रीब्यूशन कब दिया, उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन कैश में है, क्योंकि कैश कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन नहीं मिलता है, ओके और कितना कंट्रीब्यूशन अदर मोड से है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है और उसमें से एलिजिबल अमाउंट डिडक्शन का कितना है। इसके बाद आपने जो पेमेंट किया है उसका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर देना होगा। आप यूपीआई से पेमेंट करती है, रेफरेंस नंबर आता है आपका। आपने चेक से पेमेंट किया तो चेक का नंबर होगा। आप आरटीजीएस, आईएमपीएस या कोई दूसरे मोड से पेमेंट करती हैं तो उसका नंबर होगा, वो आपको देना होगा। इसके बाद जिस बैंक के थ्रू ये आप कर रही हैं पेमेंट, उसका आईएफएससी कोड भी देना होगा। अंडरस्टूड। तो ये इंफॉर्मेशन से डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी को आपने जो कंट्रीब्यूशन दिखाया है वो जेन्युइन है कि नहीं, और इसके साथ ही कहीं आपने कैश कंट्रीब्यूशन पे जिस पे डिडक्शन अलाउबल नहीं है उस पर डिडक्शन तो क्लेम नहीं किया। गॉट इट सर। सर जो होम लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, क्या उसमें भी कुछ चेंजेस हैं? जी उसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। अब आपको जो है लोन कहाँ से लिया है वो बताना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेम ऑफ द बैंक बताना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशन बताना पड़ेगा, और हाउसिंग लोन तो आप किससे भी ले सकते हैं, तो जिससे लिया उसका आपको पर्सन का नाम बताना होगा किससे आपने हाउसिंग लोन लिया है। फिर लोन अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा जहां भी बैंक इंस्टीट्यूशन से लिया है। इसके बाद कब वो लोन सैंक्शन हुआ था और लोन आउटस्टैंडिंग कितना है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और इसके साथ इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना पेमेंट किया है आपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो बताना होगा। तो ये पर्टिकुलर्स आपको इंटरेस्ट के डिडक्शन के जो आपको ओल्ड टैक्स मिलता है उसके अंदर बताना होगा, और न्यू टैक्स में यदि आपकी हाउस सेल्फ ऑक्यूपेंट है उसमें भी डिडक्शन मिलता है तो उस पर भी इस तरह की डिटेल आपको देना होंगे। जी मैं एक और बात बताना चाह रहा था आपको कि अभी अपने जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की बात कही सेक्शन 24B में, उसके अलावा भी सेक्शन 80EE और सेक्शन 80EEA के अंदर ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर एडिशनल डिडक्शन मिलता है हाउसिंग लोन के केस में जो स्पेसिफाइड पीरियड में ले गए हैं, जिनके हाउस की स्पेसिफाइड वैल्यू है। तो उसके केस में भी आपको डिटेल्स देना होंगे, सिमिलर डिटेल जो मैंने 24B के बारे में बात कही, वो डिटेल आपको देना पड़ेंगे। सर ये तो कॉमन प्रोविजंस थे, डिडक्शंस एग्जेम्पशंस जो हमने डिस्कस किए, इसके अलावा भी कोई प्रोविजंस है जिस पे चेंजेस आए हैं कंप्लायंस रिलेटेड? जी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां पर और एडिशनल रिक्वायरमेंट रिटर्न के अंदर रखी गई है। तो बेसिक तौर पे जहां पर भी आप एग्जाम्पशन और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वहां पर आपको अब एडिशनल पर्टिकुलर्स देना होंगे, जिससे आप जब कोई डिटेल देंगे आपको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है,
आपको अकाउंट नंबर देना है, तो आप गलती तो नहीं करेंगे ना, हम्म तो आप गलत क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो लगेगा कि मुझे ये नंबर देना है, तो कोई भी आदमी गलत क्लेम नहीं करेगा। Correct. I hope you understood everything about changes that have come in while claiming exemptions and deductions during ITR filing. In the next episode, we're going to be talking about selecting the right ITR form. Until then, stay tuned.